नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत और फ्रांस के मजबूत होते संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध में ताज़ा अपडेट पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। फ्रांस की सफल यात्रा पूरी कर अमेरिका रवाना हुए पीएम मोदी। राष्ट्रपति मैक्रों ने एयरपोर्ट पर दी विदाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी रिश्तों की मजबूती पर होगी बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा, असैन्य, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा। मार्से में नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन। कतर और मिस्र ने संघर्ष विराम को बरकरार रखने के लिए तेज की कोशिश। काहिरा पहुंचा हमास का प्रतिनिधिमंडल। उल्लंघन का आरोप लगाकर हमास ने रोकी बंधकों की रिहाई। ट्रंप ने शनिवार तक का दिया है समय। रूस के राष्ट्रपति ने सीरिया की अंतरिम सरकार के प्रमुख से की बात। बशर अल असद की सत्ता से बेदखली के बाद पहली बार हुई बात। सीरिया के साथ मिलकर काम करने की जताई इच्छा। नहीं थम रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। कीव पर रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की के नरम पड़े तेवर। युद्ध रोकने के लिए कब्जे वाले क्षेत्रों की अदला बदली की पेशकश की। रूस ने किया खारिज। और आइए आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पीएम मोदी की फ्रांस की यात्रा खत्म हो गई है। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती ने एक नई इबारत लिखी है। वहीं पीएम मोदी फ्रांस के शहर मार्से में उन 10,000 भारतीय शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे जो 1914 में फ्रांस की रक्षा के लिए लड़े थे। मार्से का एक कनेक्शन महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से भी है। ये रिपोर्ट देखिए। भारत की स्वतंत्रता में विशेष महत्व रखने वाला फ्रांस का शहर मार्से, जिसकी सरजमीन भारतीय वीर सपूतों की गौरव गाथा की आज भी गवाही देती है। सैकड़ों भारतीय शहीदों के स्मारक इस बात के सबूत है कि अपनी मातृभूमि से हजारों मील दूर मानवता की रक्षा के लिए कैसे उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के अनुसार 1914 में फ्रांस की रक्षा के लिए 1 लाख से अधिक भारतीयों ने जान की परवाह किए बिना खुद को जंग में झोंक दिया था। इनमें से 10,000 सैनिक ऐसे थे जो कभी वतन वापस नहीं लौट सके। इन्हें वीर सपूतों को पीएम मोदी ने अपने मार्से दौरे के दौरान नमन किया। पीएम मोदी ने मजाग्रस वार सिमेट्री में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय शहीदों के स्मारक पर तिरंगे की थीम वाले पुष्प चक्र अर्पित किए। इस स्मारक में 205 भारतीय सैनिकों की अंत्येष्टि की गई थी और इसका अनावरण 1925 में फील्ड मार्शल सर विलियम बर्डवुड ने किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने विजिटर बुक में संदेश में लिखा कि सभी बहादुर सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अदम्य साहस के साथ लड़े। उन्होंने बेहतर और शांतिप्रिय विश्व के लिए अपने खून का कतरा बहा दिया। उनमें से कुछ नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता को आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। उनकी बहादुरी कभी भुलाई नहीं जा सकती। भारत के लिए मार्से की एक और पहचान है, जहां महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की वीरता की कहानी दर्ज है। यहीं वीर सावरकर ने अंग्रेजों की गिरफ्त से भाग निकलने में सफल हुए थे। दरअसल उन्हें लंदन से गिरफ्तार कर जहाज से भारत लाया जा रहा था। मार्से पहुंचने पर उन्होंने जहाज से छलांग लगा दी। पुलिस गोलियां बरसाती रही। बिना डरे बिना रुके सावरकर शहर पहुंच गए।
फ्रांसीसी अधिकारी से बताया कि वे राजनीतिक कैदी हैं। हालांकि उसने छल से उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन मार्से की धरती पर वीरता की ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, जिसे आज पीएम मोदी ने फिर से याद किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर एसआर तायल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर हम पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की बात करें और मार्से में क्या भारत की आज़ादी का कनेक्शन है, कैसे वहाँ पर जो भारतीय सैनिक हैं वो वहाँ पर शहीद हुए थे, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी। भारत और फ्रांस के बीच में संबंधों को अब एक और नई ऊंचाई मिली है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस की जो विदेश नीति है वो एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और हमेशा से उसने कभी किसी और देश का पूरी तरह से साथ नहीं दिया है कि दूसरे देश ने कुछ कहा और अगर अमेरिका ने कुछ कहा तो फ्रांस भी वही करेगा। हमें याद रखना चाहिए कि जैसे तारापुर में जब हैवी वाटर की आवश्यकता पड़ी थी, अमेरिका ने बैन लगा दिया था तो फ्रांस ने दिया। उसके बाद 1998 में जो परमाणु परीक्षण हमारे हुए, सारे पाश्चात्य जगत ने भारत का सैंक्शन लगाए, बायकॉट करने का प्रयत्न किया, पर फ्रांस ने कभी ऐसा नहीं किया। तो फ्रांस एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति की महत्व समझता है। और जिस तरह हमने एआई समिट में भी देखा कि कहीं ना कहीं फ्रांस जो भारत का एक ध्येय है ग्लोबल साउथ को सपोर्ट करने का, उसका पक्ष रखने का, वो फ्रांस भी ये चाहता है और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना समिट में को चेयर बनाया। आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि विश्व के पटल पर फ्रांस और भारत का साथ आना, सहयोग करना, ये भारत के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पूरे ग्लोबल साउथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बायलैटरल रिलेशंस की तरफ जाएं तो देखिए, चाहे वो मिराज हो, तब से अब रफाल, इस समय हमारी भारतीय वायुसेना की बैकबोन इस समय रफाल है। और जो परमाणु ऊर्जा की जो बात हो रही है उसमें जैतापुर का तो है ही एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पर जो मॉड्यूलर पावर, न्यूक्लियर पावर, उनकी जो बात हो रही है उस वही भविष्य है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी भारत और फ्रांस साथ काम करेंगे, उसके लिए सर्वर्स वगैरह के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो शायद ये मॉड्यूलर पावर स्टेशन से ही आ सकती है। उसके बाद आप हेल्थ की तरफ देखें, उसमें भी आगे देखा, दोनों देश मिलकर भविष्य की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, उस पर एक डिक्लेरेशन हुआ है, उसमें देखिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें भारत और फ्रांस साथ है। जैसा प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी कहा समिट में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भविष्य है, वो ओपन सोर्स होना चाहिए जी। वो हर एक को एक्सेसिबल होना चाहिए, वो पूरे ग्लोबल साउथ के लिए इंक्लूसिव होना चाहिए। उसमें कुछ और देशों की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका नजरिया अलग है, वो इससे अपना प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, जबकि भारत और फ्रांस का नजरिया अलग है। तो आप हेल्थ की तरफ देखें, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देखें, ये सब, इन सब मामलों में जो भविष्य की तरफ एक रास्ता खोल रहे हैं, भारत और फ्रांस साथ है। और मरसाई में तो जिस तरह पूरे वक्त राष्ट्रपति मैक्रोन हमारे प्रधानमंत्री के साथ रहे, वो हमारा नया कॉन्सुलेट जो खुला वहां भी साथ रहे। ये जैसा आपने अभी दर्शकों को दिखाया कि जिस तरह 10,000 हमारे देश के, ठीक है सर, इस बारे में अभी हम बात करेंगे। उससे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर परमाणु ऊर्जा में सहयोग की हम बात करें और साथ ही साथ सामरिक क्षेत्र में सहयोग की बात करें, तो भारत और फ्रांस के बीच में इस क्षेत्र के संबंधों और खासकर प्रधानमंत्री ने वहाँ पर सीईओ फोरम को भी संबोधित किया, तो व्यापार और निवेश की भी अगर हम बात करें तो ये कितने महत्वपूर्ण इसको लेकर के दोनों देशों के संबंध हैं?
देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रांस की पनडुब्बी स्कॉर्पिन भारत में 5 बन चुकी हैं। और मैरीटाइम एरिया में मरसाई में जो जो हम कॉन्सुलेट खोल रहे हैं, मेरा लगता है कि इसका एक बहुत ही बड़ा उसके पीछे ये एक सोच है कि मरसाई पूरा जो व्यापार है, सामरिक व्यापार, उसका केंद्र है यूरोप में और फ्रांस में। तो वहाँ अगर भारत की वहाँ प्रेजेंस होगी तो उससे भारत को एक दिशा मिलेगी कि किस तरह भारत भी सामरिक देख और क्षेत्र में और आगे बढ़ सके और फ्रांस के साथ और सहयोग कर सके। तो और उनका भारत में निवेश भी फ्रेंच कंपनियों का काफ़ी है और अधिक होना भी चाहिए, और उसके लिए रास्ता खुल रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने भी वहाँ बिजनेस समिट में उन्होंने अपने विचार रखे और न्योता दिया सब फ्रांस की कंपनियों को कि भारत में आए, निवेश करें। और जो भारत का, देखिए, जो भारत एक दिशा चाहता है, एक आत्मनिर्भर भारत की भी दिशा चाहता है कि फ्रांस कंपनी आए और भारत के साथ कोलैबोरेट करे, भारत की कंपनियों के साथ काम करें और भारत में भी बनाने का प्रयत्न करें। ये सोच मैं समझता हूँ कि फ्रांस इसको, जो भारत की जो दिशा है, जो अम्बिशन है, उसको समझेगा और भारत की कंपनियों के साथ, भारत के इंजीनियरों के साथ, भारत के वर्कर्स के साथ काम करेगा, जिससे फ्रांस की कंपनियों को भी फायदा हो और भारत को आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने में एक सहयोग मिले। सर, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात करते हैं, चाहे भारत सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात करता है या उसके अलावा कई तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के रिफॉर्म की बात करता है, उसमें भारत और फ्रांस की दोस्ती और फ्रांस का भारत के लिए साथ कितना महत्वपूर्ण है? फ्रांस ने हमेशा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसका समर्थन किया है, उसमें कि भारत उसका स्थायी सदस्य बने। पिछले 10 वर्ष और उससे अधिक से सबसे पहले शायद जो 5 वीटो विल्डिंग लोग मेंबर हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, जी। उसमें शायद फ्रांस पहला था और उसके बाद रशिया था जिन्होंने भारत का समर्थन किया परमानेंट मेंबरशिप का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, देखिए, वो भी एक भविष्य की तरफ दिखाता है, आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी किस तरह भारत और फ्रांस साथ मिलकर काम करेंगे। और देखें कि अगर जिस तरह राष्ट्रपति ट्रम्प कुछ नीतियां बदल रहे हैं और एक नई दिशा अमेरिका की विदेश नीति को दे रहे हैं, WHO से वो अलग हो गए, क्लाइमेट चेंज से अलग हो गए, तो शायद यूरोप की और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, भारत हैं, इनकी जिम्मेदारी कुछ अधिक बढ़ जाती है और कि साथ साथ मिलकर काम करें। और जो समस्याएं पूरे विश्व के साथ सामने हैं, वो उसमें अगर भारत और यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, ये मिलकर काम करेंगे, मैं समझता हूं कि उन सब समस्याओं का समाधान ढूंढने में अधिक आसानी होगी और एक इस तरह का समाधान ढूंढा जाएगा जिसमें कि ग्लोबल साउथ के जो हित हैं उनको कोई नुकसान न पहुंचे। सर, एक और यहाँ पर सवाल आता है कि भारत और फ्रांस के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की एक पर्सनल बॉन्डिंग होती है विभिन्न देशों के नेताओं के साथ, और प्रेसिडेंट मैक्रों की हम बात करें तो किस तरह की इस बॉन्डिंग को आप किस तरह से देखते हैं? खुद जो प्रेसिडेंट मैक्रो हैं वो पीएम मोदी को विदाई देने के लिए एयरपोर्ट तक आए, कैसे आप इसको देखते हैं? बहुत ही अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भारत प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रोन को को चेयर बनाया था और उनको न्योता दिया था। और अब कई पिछले 5-6 साल से बहुत मुलाकातें दोनों नेताओं में हो चुकी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो विश्व की तरफ देखने का जो नजरिया है वो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन का बहुत मिलता है कि हमारा देश भी आगे बढ़े और दुनिया भी आगे बढ़े और दुनिया का ग्लोबल साउथ भी आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि केवल अपनी तरफ हम ना भारत प्रधानमंत्री हमारे देखते हैं, ना राष्ट्रपति मैक्रोन देखते हैं, इसलिए दोनों में एक एम्पैथी कहिए, एक दूसरे को समझ के और साथ चलने का एक इनका परिप्रेक्ष्य है। और इस तरह एक
केमिस्ट्री जिसको कहते हैं, ठीक है, वो ठीक दोनों है सर। नेताओं के और बीच में बहुत ही एक जो अच्छी है। अंतिम सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो मार्से को लेकर के है। मार्से में शहीद सैनिकों की वहाँ पर यादें हैं, इसके अलावा वीर सावरकर से भी वो जगह जुड़ी हुई है। इसको आप हमारे दर्शकों को किस तरह से बताना चाहेंगे? देखिए, मरसाई हमेशा से वहाँ फ्रांस का जो पूरा सबसे बड़ा पोर्ट है, व्यापार सबसे अधिक वहाँ से होता है, पर भारत के और भारतीयों की नज़र में वो इतना नहीं था। अब वहाँ नई कॉन्सुलेट भी खुल रही है, और जो वहाँ बहुत बड़ी वॉर सेमेट्री है प्रथम विश्व युद्ध की, उसमें 1 लाख भारत के सैनिक, ब्रिटिश, उस समय ब्रिटिश आर्मी के थे वो, तो वो वहाँ गए थे और फ्रांस जर्मनी के साथ लड़े थे, फ्रांस की तरफ से, अलाइज की तरफ से, और 10,000 उनमें से वापस नहीं आए। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रोन दोनों उस वॉर सेमेट्री में गए और उन श्रद्धांजलि उन्होंने भारत के वीरों को दी, जिन्होंने विश्व की शांति के लिए और फ्रांस के लिए वीरगति प्राप्त की। और वहाँ प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का जिक्र किया, क्योंकि अब वीर सावरकर एक फिल्म भी आई थी, उससे भी भारत के लोगों को सही सब पता चला कि किस तरह वीर सावरकर जब इंग्लैंड से डिपोर्ट किए जा रहे थे, मोरिया, HMS हर मैजेस्टी शिप मोरिया उसका नाम था, और 8 जुलाई 1910 को वो जो पोर्ट होल होता है, जो खिड़की होती है शिप में, उससे कूद गए पानी में और उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, पर वो मरसाई सिटी पहुंच गए और उन्होंने एक पॉलिटिकल असाइलम की मांग की। मैं एक राजनीतिक कैदी हूँ, पर उस समय का फ्रांस अलग था बहुत, वो इंग्लैंड के साथ मिला हुआ था, तो उन्होंने उन्हें पकड़ के फिर उस अंग्रेजों को सौंप दिया। वो एक अलग चीज है, पर मरसाई सिटी वीर सावरकर की जीवनी से, उनका जो एक स्वतंत्रता के लिए वो जिस तरह से पूरी तरह से समर्पित थे, और ब्रिटिश राष्ट्र को उन्होंने हर तरह से उन्होंने उसको अपोज किया, भारत में भी रहते हुए, इंग्लैंड में भी, और इस तरह अपने एक साहस का भी बहुत ही बढ़िया एक उदाहरण है कि वो शिप पे और पानी में, समुद्र में कूद गए। और तो ये बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ कि देशवासियों को याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। बिल्कुल। ताहिल साहब हमारे साथ बने रहिए आप। एक और महत्वपूर्ण अभी विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको एक छोटा सा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जस का तस बना हुआ है, लेकिन अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद युद्ध विराम की कोशिशें तेज हो गई हैं। युद्ध विराम को लेकर दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के बयान भी आ रहे हैं। हालांकि अभी तक इस दिशा में कोई सफलता मिलती नहीं दिखती, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच संबंधों में आ रही नरमी आने वाले दिनों में कोई सकारात्मक परिणाम ला सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 3 साल बाद भी यूक्रेन रूस संघर्ष जस का तस जारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कूटनीतिक बयानबाजी के बीच शांति प्रक्रिया की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद ट्रंप की सक्रियता ने संघर्ष समाप्त होने की उम्मीद जगा दी। हालांकि एक दिन पहले ज़ेलेंस्की के कब्जे वाले क्षेत्र की अदला बदली के प्रस्ताव को क्रेमलिन ने खारिज करते हुए कीव पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति 6 महीने पहले कब्जाए कुर्स्क को वापस कर ट्रंप की योजना को अमल में लाना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन की अखंडता पर बिना आंच आए संघर्ष खत्म हो जाए। साक्षात्कार के दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के हिस्सों को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी नियंत्रित क्षेत्र से बदलने का सुझाव दिया था। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक रूस ने कभी भी अपने क्षेत्र की अदला बदली के विषय पर न तो चर्चा की है और न ही आगे करेगा।
रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष खत्म करने की कवायद म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान भी होने की संभावना है, क्योंकि इसी सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से होगी मुलाकात, जिसमें संघर्ष खत्म करने के प्रारूप पर चर्चा हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत कीथ केलॉग, जो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे, उन्हें संघर्ष रोकने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का काम सौंपा गया है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ युद्ध खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा कर सकते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका बैठक से पहले यूरोपीय देशों से भी युद्ध रुकवाने को लेकर चर्चा कर रहा है। बहरहाल अमेरिका और रूस के बीच पिछले 4 वर्ष से जारी तल्खी वक्त के बीतने के साथ कम होती दिख रही है। रूस द्वारा अमेरिकी शिक्षक मार्क फोगेल को रिहा करना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक नरमी का संकेत दिखाता है, जो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत को बढ़ावा दे सकता है। एम्बेसडर एसआर तायल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, अगर रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें तो सभी के दिमाग में एक सवाल आता है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। और हाल के दिनों की हम बात करें तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद ये लग रहा था कि अब इस दिशा में बातचीत होगी, तो कुछ हलचलें भी हुई हैं। और पिछले 2-3 दिन की हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स की ओर से रिपोर्ट किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में बातचीत हुई है, जिसको क्रेमलिन ने न खारिज किया न उसका समर्थन किया। उसके बाद अगला बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से आता है, वो कहते हैं कि जो कब्जे वाले इलाके हैं, जब से युद्ध शुरू हुआ, जिसने जिसका देश में जितना कब्जा किया है उसको वो छोड़ दें तो ये युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन रूस ने इसको बिल्कुल मना कर दिया। तो क्या कुछ कहेंगे आप, ये युद्ध कब खत्म होगा और इसके लिए क्या कोशिशें गंभीरता से चल रही हैं? अगर चल रही हैं तो वो किस तरह की कोशिशें हैं? देखिए, अगर आप राष्ट्रपति ट्रंप के बयान देखें जब वो राष्ट्रपति नहीं थे तब के और उसके बाद भी उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ये युद्ध नहीं जीत सकता क्योंकि यूक्रेन कमज़ोर पार्टी है, एक चीज़। दूसरा, अमेरिका $300 बिलियन खर्च कर चुका है यूक्रेन के ऊपर, और अगर ये युद्ध जारी रहता है तो ये यूरोपियन लड़ाई है, तो यूरोप के देशों को अधिक खर्च करना चाहिए। आज आपकी जो रिपोर्ट ये बनी है उसके बाद उनके पीटर हेग्सेथ जो रक्षा सचिव हैं, उनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बयान उन्होंने ब्रसेल्स में दिया है। वहाँ यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप, जिसमें 40 देशों के यूरोपियन देशों के नेता थे, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट 3-4 बिंदु कहे हैं। एक, उन्होंने कहा कि प्री 2014 से पहले के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ वापस चले जाएं, ये एक अनरियलिस्टिक एम्बिशन है। 2014 में हमें याद रखना चाहिए रूस ने क्रीमिया को ले लिया था। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि नेटो मेंबरशिप के यूक्रेन नेटो का मेंबर हो जाएगा, ये एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन से ये संभव नहीं है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि जो अगर लड़ाई चलती रहती है तो यूरोप के लोगों को, यूरोप के देशों को सब ओवरवेलमिंग, सबसे अधिक उन्हीं को फाइनेंस करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहे कि भाई यूक्रेन अब सरेंडर कर दे, पर आप यूरोपियन लड़ाई है तो आप उसको फाइनेंस करिए। उनका ये है कि अमेरिका $300 बिलियन खर्च कर चुका है, तो वो अब और खर्च करने के रास्ते में नहीं है। और चौथी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई वहाँ युद्ध विराम होता है और सिक्योरिटी के लिए कुछ यूरोपियन फोर्सेस वहाँ रहनी चाहिए, पर वो यूरोपियन फोर्सेस होंगी, वो नेटो फोर्सेस नहीं होंगी। तो अगर उस पर रशिया, जो उसका मतलब ये है कि रशिया और उन यूरोपियन फोर्सेस में लड़ाई होती है तो ऑटोमेटिकली रूस वहां सामने नहीं आएगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्तव्य रक्षा सचिव अमेरिका ने दिया है, तो ये दिखाता है, जो कि भारत में बहुत लोग शुरू से मानते थे कि यूरोप में नाटो ने और शायद प्रेसिडेंट बाइडेन के एडवाइजर्स ने बड़ी गलत सलाह यूक्रेन को दी कि वो नेटो के मेंबर हो जाए, और अब रूप ऐसा ही लगता है कि अमेरिका यूक्रेन का नेटो मेंबरशिप का समर्थन नहीं करेगा। तो एक रूपरेखा निकल रही है, जिस तरह से युद्ध विराम तो मैं नहीं कहूंगा, पर शायद कोई पॉज लड़ाई में हो,
अब यूरोपियन दो चलिए देशों के, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा, लेकिन जिस डोनियास्क और लुगांस्क को लेकर के जिस तरह से रूस ने वहां पर कदम उठाए, दोनों इलाकों को अपने में मिला लिया, उसके बाद वहां पर सरकारें भी गठित कर दी, तो ये क्या फिर ये वापस रूस वहां से हटेगा तो नहीं? तो क्या कुछ इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए रूस अब बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। थोड़ा बहुत वो एडजस्टमेंट कर लेगा तो कर लेगा। उन्होंने, जैसा आपने कहा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके इन सब जगहों को, लुगांस वगैरह 30% यूक्रेन का उनके पास है, तो उसको अपने देश में शामिल कर लिया है। मैं तो इस समय समझता हूँ कि यूक्रेन का हाथ बहुत कमज़ोर है, क्योंकि रूस, यूक्रेन में भी रूस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और अगर यूक्रेन में इस समय कैजुअलिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और उनकी आर्मी, जैसे कि आर्मी में जो अगर लोग छोड़ के भाग जाते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि वहाँ एक वॉर फैटीग भी आने लगा है। यूक्रेन में इलेक्शंस भी ओवर ड्यू है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पर मुझे लगता है कि यूक्रेन के पक्ष में इस समय दिशा नहीं है। ना राष्ट्रपति ट्रम्प भी बहुत पूरी तरह से यूक्रेन को के समर्थन में है, और यूरोप के ऊपर है। अगर वो यूरोप पूरी तरह से समर्थन करता रहेगा तो देखिए, मर तो यूक्रेनियन ही रहे हैं। यूरोपियन तो बाकी लोग तो हथियार दे सकते हैं, पैसा तो दे क्या सकते क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जो स्थिति है वहां पर किसी तरह से युद्ध विराम वहां पर लागू हो जाए, और उसके बाद क्या कुछ होना है, किसकी सेना को कहां से हटना है, किसकी सेना को कहां जाना है, इस बारे में बातचीत शुरू हो? क्या ये हो सकता है? संभव है, पर मैं समझता हूं कि अगर युद्ध विराम या पॉज या कुछ भी होगा तो किसी न किसी रूप में इसको रशिया की जीत ही समझा जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत जगह से थोड़ा जिसको कहते हैं कि मुंह दिखाने के लिए या फेस सेविंग के लिए शायद रूस थोड़ा सा पीछे हट जाए, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि क्रीमिया और काफी जगह से रूस पीछे हटेगा। तो अब यूक्रेन को सोचना होगा कि ये, अगर उनका जो मेन बैकर था जिसने उनको इस युद्ध की तरफ झोंका, अमेरिका, अगर वो ही कन्नी काट रहा है या वो, तो फिर वो कैसे लड़ सकते हैं? ये तो यूक्रेन को ही सोचना होगा। इसमें एक ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में अच्छी केमिस्ट्री है। ये कहा जाता है कि बैक चैनल दोनों के बीच में अच्छा कांटेक्ट है। ये कितना काम आ सकता है? ये बहुत काम आ सकता है, और इसी से कोई ना कोई रूप इस तरह का निकल सकता है जिससे कि थोड़ा सा फेस सेविंग यूक्रेन का भी हो जाए। कुछ कहा गया था कि ये जो एरिया है इसको परपेचुअल लीज यूक्रेन का ही रहे वो, पर वो परपेचुअल लीज पर दे दे रशिया को, तो जिससे कि डिफेक्टो वो रशिया के पास रहेगा, वो डिजोरे यूक्रेन के पास आ जाए। तो बहुत सारे रास्ते हैं जो कि कूटनीति से इस तरह का एक खाका खींचा जा सकता है, जिससे दोनों देशों के जो भी अब के लक्ष्य हैं वॉर के, वो लगे कि भाई उन्होंने पा लिए। पर इस समय मैं समझता हूँ कि यूक्रेन का हाथ इस में कुछ मुझे कमज़ोर नज़र आ रहा है। एक सवाल और आता है यहाँ पर कि अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर आए हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से बातचीत हो जाए, युद्ध विराम यहाँ पर लागू हो जाए, लेकिन यूरोप के देशों को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि यूरोप के देशों का हम रुख देखें तो वो रुख कहीं इस तरह का नहीं लगता कि युद्ध विराम हो जाए, युद्ध खत्म हो जाए। वो रुख यही रहता है कि हम यूक्रेन के साथ हैं या यूक्रेन को वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस तरह का रुख कब तक चलेगा और इसका कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए, अभी तक तो रुख यूरोप का ये है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक भी अमेरिका का भी यही रुख था बिल्कुल यूक्रेन से, कि आप लड़ते रहिए और हम आपको जितना आपको असला चाहिए या आपको फाइनेंसेस चाहिए हम देंगे। पर अगर अमेरिका, जिसने $65 बिलियन तो बड़ा डायरेक्टली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रांसफर किया है, आर्म्स वगैरह, राष्ट्रपति ट्रंप ने $300 बिलियन की फिगर कोट की है कि साहब $300 बिलियन हम आज तक दे चुके हैं। तो यूरोप अगर अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए तैयार है, सक्षम है, उसके पास इतना पैसा है और इतना असला है कि वो यूक्रेन को सप्लाई करता रहे,
तब तो ये लड़ाई चलती रहेगी। और यूरोप और यूक्रेन को ये सोचना है कि ये कब तक लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि बिना अमेरिका की एक्टिव सपोर्ट के, मदद के, वो रशिया को हरा सकते हैं। मतलब ये तो सपने वाली बात है। जो भी द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप तो हिटलर को ना हरा पाए, जब तक अमेरिका नहीं आया पूरा यूरोप मिलके ना प्रथम विश्व युद्ध में ना द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को नहीं। और रशिया तो बहुत बड़ा, जर्मनी से 10 गुना बड़ा तो एरिया है उसका। बिल्कुल। तो सबको बड़ा, मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रम्प एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब ये तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की की और उनकी गलती है कि वो अमेरिका के शह पे और रूस से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो गलती तो पूरी की पूरी मैं तो यूक्रेनियन लीडरशिप की ही मानूंगा। और अमेरिका, हर देश अपना भविष्य देखता है। अब जो अमेरिका अब देख रहा है कि भाई हम क्यों, तो हमने $300 बिलियन खर्च कर दिए, कब तक खर्च करेंगे। देखिए, ये याद रखिए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अफगानिस्तान से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। जैसे ही उन्हें लगा कि अफगान तो लड़ नहीं रहा और अमेरिका कब तक लड़ेगा, तो उन्होंने दोहा में एकदम तालिबान से समझौता कर लिया कि भाई हम जा रहे हैं, अब जो चाहे करो आप। और बाइडेन साहब ने उस समझौते को फॉलो किया है। वो वहां पे उन्होंने उस समझौते को नकारा नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये समझ लिया है कि यूक्रेन रूस को नहीं हरा सकता। ठीक है। इस सब के बीच एक सवाल ये भी आता है एम्बेसडर तायल, एक तरफ जब हम कहते हैं कि यूक्रेन की हालत ख़राब हो रही है, यूक्रेन वॉर फटीग झेल रहा है, रूस को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? क्या रूस को वॉर फटीग नहीं है, या रूस की आर्थिक स्थिति वहाँ पर इस युद्ध के कारण डामाडोल नहीं हो रही है? रूस कहीं ना कहीं अलग थलग नहीं पड़ रहा है दुनिया में? तो रूस के ऊपर कितना दबाव है कि ये युद्ध किसी तरह से खत्म हो? रूस में वॉर फटीग बहुत है। रूस से मिलियन से ज्यादा लोग सेंट्रल एशिया में और देशों में यंग लोग चले गए हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, वहां से भाग के, जिससे कि ड्राफ्ट ना हो जाए। और प्रेसिडेंट पुतिन को बिल्कुल पता है कि मरे बहुत है वहां रशियंस, तो उनके वो नंबर देते नहीं। वहां पे सुना है कि मतलब पब्लिकली फ्यूनरल भी नहीं होने देते हैं, जिससे जनता को पता ही ना चले कितने रूसी मरे। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि रूस के ऊपर भी दबाव है कि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो। पर अब उन्होंने नॉर्थ कोरियन बुला लिए हैं। अब सब खबरें ये आ रही हैं कि साहब अगर रशियन कम हो रहे हैं तो नॉर्थ कोरियन वहाँ उनको ब्रिगेड्स आ गई हैं। 10-20 हज़ार भी कोई खबरें हैं कि 10-20 हज़ार आ गए हैं। और हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वो उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर कैजुअलिटी हुई, और इस तरह की खबरें ये साउथ कोरिया की तरफ से इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब ये नहीं जानते कि ये खबरें प्लांट कराई जा रही हैं या असल खबरें हैं, लेकिन इसमें ये कहना है कि वो उनको फ्रंट से हटा लिया गया। पर देखिए, रशिया के भी जो फौजें हैं वो डिमोटिवेटेड हैं, क्योंकि वो यूक्रेन जैसे अमेरिकन थे। देखिए, वियतनाम वॉर में वो वियतनाम में झोंक दिए गए, पर उनका दिल लड़ाई में नहीं था उसमें। इसी तरह जो भी खबरें आ रही हैं जहां से भी कि रशियन फौजें जो यूक्रेन में लड़ रही हैं, उनका दिल इस लड़ाई में नहीं है। वो अपने देश के लिए नहीं लड़ रहे। यूक्रेनियन अपने देश के लिए लड़ रहा है, यूक्रेनियन मरने के लिए तैयार है। पर रशिया का जो फौजी है वहां पे, वो तो किसी तरह अपना टाइम काट रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा देश है रशिया, और वो बहुत ही यूक्रेन और उनका बराबर का युद्ध चल रहा है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि रशिया में भी देखिए, वो तो डिक्टेटरशिप है वहाँ, हम सब जानते ही हैं। तो कोई भी एक शब्द भी कहता है वॉर के खिलाफ, तो यूक्रेन में भी उसको जेल हो जाती है और रशिया में भी जेल हो जाती है। तो जनता क्या सोच रही है, क्या कह रही है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर अगर इतने लोग वहां मर रहे हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि वहां की जनता में उसके खिलाफ रोष होगा। और सब राष्ट्रपति पुतिन उसके वाकिफ होंगे, उसको जानते होंगे। तो वो भी चाहेंगे कि ये युद्ध विराम जल्दी से जल्दी हो। और इसी बेसिस पर मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रम्प दोनों पक्षों को पहले तो एक कुछ बातचीत शुरू करवाने का प्रयत्न करेंगे, और कुछ रूपरेखा ऐसा निकालेंगे जिससे रूस और यूक्रेन दोनों ये क्लेम कर सकें कि भाई ये एक अच्छा समझौता है। एम्बेसडर तायल, एक म्यूनिक समिट होने वाली है कुछ दिनों में, और कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात होगी, और इस मामले को लेकर के कई सारी वहाँ पर बातचीत हो सकती है। तो ये समिट कितनी महत्वपूर्ण है, और जो
प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से अपनी टीम को लगाया गया है एक रोड मैप बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कितने समय में अब ये सब कुछ सामने आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी युद्ध को समय हो गया? रोड मैप तो ऐसा है कि ज़रूर उनके जो चीफ नेगोशिएटर है वो भी वहाँ पर हैं। आज डिफेंस सेक्रेटरी ने अपना एक बयान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है, उपराष्ट्रपति वांस भी वहाँ म्यूनिक में। मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ रूपरेखा या दोनों पक्ष कहाँ तक आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं उसका एक अनुमान ये तीनों अमेरिकन लीडर्स, उपराष्ट्रपति वांस और रक्षा सचिव हेक्सेथ और उनके जो चीफ नेगोशिएटर हैं राष्ट्रपति ट्रंप के, वो लगाएंगे। और उसके बाद मैं समझता हूं कि अपने सोच से कुछ रूपरेखा एक किसी समझौते की वो बनाएंगे। और दोनों पक्षों को मैं ये तो नहीं समझता कि उसको एकदम पब्लिक कर दिया जाएगा, पर उसके बाद यूरोपियन देशों के ऊपर बहुत निर्भर करेगा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को नाराज करके जो भी रूपरेखा राष्ट्रपति ट्रंप रखते हैं उसको अस्वीकार कर देंगे और यूक्रेन के पीछे खड़े रहेंगे। वो है असली चीज, क्योंकि रूस में तो सब फैसला राष्ट्रपति पुतिन के पास है, उन्हें और किसी देश से कुछ चाहिए भी नहीं। नॉर्थ कोरिया ने फौजी भेज दिए हैं, बाकी कोई वहां पे पैसे की कमी नहीं है, तेल उनका बिक रहा है रशिया में। पर यूक्रेन बिना यूरोपियन यूनियन और नेटो की सपोर्ट के तो लड़ नहीं सकता। ना उनके पास असला है, ना उनके पास पैसे हैं। ठीक है। और अगर अमेरिका कहता है कि भाई तो यूरोप ही उसको फुल्ली सपोर्ट करे, तो पूरी की पूरी जो आगे की रणनीति है वो अब यूरोप के मतलब नेटो भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अमेरिका नेटो में नहीं साथ चलेगा नेटो के। तो एक यूरोपियन देशों को साथ मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो इसके लिए सक्षम है और विलिंग है। मतलब कैपेसिटी भी होनी चाहिए और उनकी जनता का समर्थन भी होना चाहिए कि वो जो $65 बिलियन जैसे 2 साल में अभी अमेरिका ने दे दिए, क्या वो इस स्थिति में है कि यूक्रेन की इकोनॉमिक सपोर्ट भी करे, उसको पूरा असला भी फ्री दे। कुछ नहीं है कि यूक्रेन अभी पैसा नहीं दे सकता, रेयर्स है उनके पास हैं $1 ट्रिलियन के, पर वो समय लगेगा उसको एक्सप्लॉइट करने में। तो इसमें अब मैं समझता हूं कि 4 प्लेयर्स हैं, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, और मैं नाटो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि शायद अमेरिका और नाटो में कुछ मतभेद है। यूरोप के देश। और ठीक है एम्बेसडर तायल, काफ़ी विस्तार से आपने इस विषय पर हमारे दर्शकों के सामने अपना विश्लेषण रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमास द्वारा बंधकों की रिहाई में अड़ंगा लगाने के बीच इजराइल ने अपनी सेना के रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। अगर हमास शनिवार की समय सीमा तक बंधकों की रिहाई नहीं करता तो संघर्ष विराम के खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं ट्रंप द्वारा बंधकों को रिहा करने की समय सीमा को लेकर हमास को दी गई धमकी को देखते हुए भी एक बार फिर गाजा में संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है। ग्रीस की संसद ने कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के प्रमुख सहयोगी टेसोलस ने 300 सीटों वाली संसद में बुधवार को हुए मतदान में 160 सांसदों का समर्थन हासिल किया। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कतेरिना सकेलारोपोलो की जगह लेंगी, जिनका 5 साल का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लिखे एक पत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बल प्रयोग की धमकी देने वाले बयान की निंदा की है और चेतावनी दी है कि आक्रामकता के गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना बमों के साथ या कागज के लिखे टुकड़ों के साथ हासिल किया जा सकता है। लीबिया के कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री अदेल जुमा राजधानी त्रिपोली गोलीबारी में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि त्रिपोली में अज्ञात बंदूकधारियों ने जुमा के वाहन पर गोलीबारी की। इस घटना में उनके पैर में गोली लग गई। हमले के बाद जुमा को आपातकालीन सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया गया।
पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने के बाद अपने पहले मिशन के तहत इस सप्ताह अमेरिकी नौसेना के 2 जहाज संवेदनशील ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरे, जिस पर चीन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मिशन से सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना कभी कभी मित्र देशों के जहाजों के साथ महीने में लगभग एक बार जलडमरू मध्य को पार करती है। चीन इस रणनीतिक जलमार्ग को अपना बताता रहा है।